Co-forward by Muthoot Finance, Gold Loan is good, Indira IVF, निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र, वीको, विश्वसनीय आयुर्वेद 1952 से, स्पेशल पार्टनर नोवा, ड्रीम ऑफ हेल्दी इंडिया, शुद्ध घी खाएं और इम्यूनिटी बढ़ाएं, और डेटल ईवी, डिकार्बोनाइज इंडिया। नमस्कार, मैं हूं रमन ममगाई। स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान में। जी हिंदुस्तान में हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब इस हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा कौन बनाता है? इस देश के लोग, वो लोग जिनके दिलों में देश धड़कता है, वो लोग जिनकी आंखों में देश के विकास के सपने पलते हैं, वो लोग जो खुद से पहले देश को रखते हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने अपनी युवावस्था में संन्यास लिया समाज के लिए, उसके बाद राजनीति में आए तो सबसे कम उम्र के सांसद बने और उनकी आवाज संसद में गूंजी, दिल्ली में गूंजी। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद जी। योगी जी, आपसे सबसे पहले जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि हर इंसान देश के लिए सपने देखता है, लेकिन एक नेता, एक जनप्रतिनिधि जब सपने देखता है तो क्या वो व्यक्तिगत होते हैं या फिर जनता के सपने उसके अपने सपने बन जाते हैं? देखिए, एक जनप्रतिनिधि तब तक सफल जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता जब तक वह जनता के सपने को अपना सपना नहीं बनाएगा। और अगर उसे एक सफल जनप्रतिनिधि बनना है तो उसे जनता के सुख दुख में सहभागी भी बनना पड़ेगा और उनके सपनों को साकार करने के लिए अपने स्तर पर हर प्रकार से प्रयत्न भी करना पड़ेगा। मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है किसी भी जनप्रतिनिधि की, और धैर्य और मर्यादा होती है। धैर्य और मर्यादा के अंतर्गत जो भी जनप्रतिनिधि कार्य करता है उसको निश्चित ही सफलता भी प्राप्त होती है। योगी जी, एक युवावस्था में ही आप राजनीति में आए और आपके साथ फायर ब्रांड नेता जुड़ा, तो वो उत्साह, वो ऊर्जा कहाँ से आई थी? वो क्या अध्यात्म से आई या फिर जनता से जुड़े रहने से आई, या फिर आपने जनता को समझा, ज़मीन पर उनकी बातों को समझा और वहाँ से आपने वो ऊर्जा ली? देखिए, हमारे यहाँ पता नहीं हम लोग क्यों संन्यास को हम लोगों ने पलायन का दूसरा रूप दे दिया। देखिए, भारत की जो परंपरा रही है, भारत की जो सनातन परंपरा रही है, प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों ने भारत की परंपरा को, जीवन की परंपरा को 4 आश्रमों में विभक्त किया। और प्रत्येक आश्रम की एक आयु और उसके दायित्व भी निर्धारित कर दिए गए। पहला आश्रम ये किसी भी बच्चे के लिए पढ़ने, अध्ययन के लिए और समाज को समझने की दृष्टि से एक निश्चित समय सीमा उसके लिए तय कर दी गई। यानी वह समय जब वह समाज पे निर्भर है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको समाज को देखना है, समाज से सीखना है और समाज पे निर्भर होकर के अपने आगे के रास्ते को प्रशस्त करना है। दूसरा आश्रम जिसे हमने गृहस्थ आश्रम मान लिया, इसमें अपने पूर्व आश्रम की ही कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने स्वयं के विकास को और अपने परिवार के विकास को आगे बढ़ाने की कड़ी को आगे बढ़ाना था। तीसरा आश्रम जिसे हमने वानप्रस्थ माना है, वानप्रस्थ का मतलब ही ये था कि व्यक्ति अपने पूर्व के आश्रम के उत्तरदायित्वों का कुछ सीमा तक निर्वहन करते हुए वह अब अपने उस पूर्व आश्रम जो उसने समाज से लिया उसको देने की ओर अग्रसर हो। और फिर चौथा आश्रम संन्यास आश्रम के रूप में
कि पूर्ण रूप से समाज के लिए समर्पित होकर के कार्य करना है। यानी संन्यास आश्रम का कार्य क्या था? पूर्ण समर्पण भाव के साथ, मन से, वचन से, कर्म से, मन से, तन से और धन से समाज की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना, यही संन्यास आश्रम का दायित्व था। ये केवल आत्मिक कल्याण के लिए नहीं, लौकिक और पारलौकिक दोनों कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करना। और यही जो है भारत के सन्यास की वास्तविक दृष्टि थी। हमने सन्यास को जब से प्लान का रूप दे दिया, तब से दोनों की दुर्गति हुई है, समाज की भी और सन्यासियों की भी। अगर भारत की ऋषि परंपरा की इस बात को हमने जीवन में अंगीकार किया होता है कि सन्यास का मतलब प्लान नहीं बल्कि चुनौती से जूझना है, तो ताकत तो समाज से अपने आप प्राप्त होती है। योगी जी, मैं गोरखपुर गया था तो वहीं आसपास के लोगों से बातचीत हो रही थी, तो आपके पूज्य गुरुजी के बारे में किसी ने बताया कि एक बार उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में इसलिए आया क्योंकि मैं ज़्यादा समाज से जुड़ सकूं, ज़्यादा लोगों का भला कर सकूं, जो मंदिर है उससे बाहर तक इस भावना को पहुंचा सकूं। तो आप जब आए तो आपके हृदय में क्या था? आप भी समाज के ज़्यादा लोगों से जुड़े? मैंने अपने पूज्य गुरुदेव की ही उन कार्यों का अनुसरण किया है जिसको लेकर के मेरे पूज्य गुरुदेव महंत विद्यानाथ जी महाराज, उनके गुरुदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने राजनीति का मार्ग चुना था। और ये मार्ग केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित नहीं था, ये वह मार्ग था जो भारत की सही भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आज़ादी के बाद जिन मूल्यों, जिन आदर्शों और जिन कार्यों की उपेक्षा हुई उसके लिए निरंतर हम राजनीति के मंच में आवाज़ उठा करके उन कार्यों के लिए हर प्रकार से आगे बढ़ करके कार्य उसको एक नई दिशा देने के लिए या उसमें सहभागी बन सके उन कार्यों को आगे बढ़ाने में, और उस कार्य को सदैव हम लोगों ने आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया और आगे भी उस परंपरा के साथ जुड़ के काम। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं योगी जी और बात करते हैं राम मंदिर की। तो आपके जो पूज्य गुरु हैं, उनके जो गुरु हैं, लगातार राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे, पूरे इतिहास से जुड़े रहे, और अब भूमि पूजन हो चुका है, एक उपलब्धि है, एक दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। तो ये क्या एक सपने के पूरे हो जाने जैसा है, एक बहुत सदियों पुराने सपने? देखिए, 5 अगस्त 2020 की तिथि एक युग परिवर्तन की तिथि है और बहुत साम्यता, बहुत अच्छा संबंध है। 2 तिथियों को मैं जब देखता हूं, 9 नवंबर 1989 को और 9 नवंबर 1990 को, 2019 को, यानी 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 2019, 30 साल का ये अंतराल है संघर्ष का। और 9 नवंबर 1989 को पूज्य संतों ने अयोध्या में राम मंदिर का संकल्प लिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से अयोध्या का फैसला राम भक्तों के पक्ष में देकर के सदैव के लिए इस विवाद का पटाक्षेप किया। ये केवल एक विवाद का पटाक्षेप नहीं हुआ, भारत के लोकतंत्र की ताकत और भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास विश्व मानवता को भी कराया गया। दूसरा, बड़े से बड़े विवाद का समाधान लोकतांत्रिक पद्धति से, शांतिपूर्ण ढंग से, संविधान सम्मत तरीके से किया जा सकता है। 9 नवंबर 2019 को ये साबित, 9 नवंबर 2020 को ये साबित हुआ है। 5 अगस्त 2020
ये युग परिवर्तन की तिथि इसलिए भी कही जाएगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ भी किया। भूमि पूजन प्रत्यक्ष उपस्थिति से कृतार्थ करते हुए भूमि पूजन के कार्यक्रम को भी संपन्न किया। 5 अगस्त 2020 की तिथि मोदी जी ने नहीं निकाली थी। ज्योतिष के आचार्यों ने निकाली थी। प्रकांड जो संस्कृत के आचार्य हैं उन लोगों ने तिथि को निकाला था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 भी समाप्त होती है। तिथियों का आपसी मिलन इस बात को साबित करता है कि 5 अगस्त की तिथि एक युग परिवर्तन की तिथि है। योगी जी, मैं बिल्कुल एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हमेशा राम मंदिर रहा, लगातार बात होती रही राम मंदिर की, आपका मठ और आप लगातार जुड़े रहे। लोग ताना भी देते थे कि भाई यूपी में योगी हैं, केंद्र में मोदी हैं, लेकिन आप लोगों ने अपना धैर्य और संयम बनाए रखा। लेकिन आपने जब काम करना शुरू किया तो आपने अपने सारे इरादे साफ किए। फैजाबाद अयोध्या हुआ, इलाहाबाद प्रयागराज हुआ, अयोध्या में दिवाली मननी शुरू हुई, तो आप तैयार थे अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या बनाने के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जब भी अयोध्या का मुद्दा रखा, कुछ बातें साफ थी कि हम संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का समाधान करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को देखती रही। प्रधानमंत्री मोदी जी सदैव इस बात के पक्षधर थे कि हमें संविधान के दायरे के बाहर कुछ भी नहीं करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे विरुद्ध होता है तो भी हम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, और कोर्ट के उस फैसले को समय से फैसला हो सके उसके अनुरूप माहौल बनाना, वहाँ पे समय से कागजात पहुँच सके, इन चीज़ों को तैयारी करना, सरकार की जो भूमिका हो सकती थी उस भूमिका को सरकार ने वहाँ पे निभाया। अन्यथा पिछली सरकारें तो चाहती नहीं थी कि इन सब समस्याओं का समाधान हो, तो लटकाना चाहती थी। 1949 से लटकाया था इन्होंने। ये लटकाने की जो आदत थी यही देश के अंदर नक्सलवाद का कारण बनती है, यही देश के अंदर आतंकवाद का कारण बनती है, यही देश के अंदर भ्रष्टाचार का कारण बनती है। लेकिन कभी भी मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने लटकाने और भटकाने का काम नहीं किया। जो करना था बहुत साफ सुथरे तरीके से, पारदर्शी तरीके से समस्याओं का समाधान हो, उस दिशा में ईमानदारी पूर्वक प्रयास, और आज ये शुभ दिन देखने को सबको मिला है। योगी जी, आपको लगता है कि जो परंपरा थी जिसके लिए बलिदान हुए, अब वो ऋण चुका दिया गया है, आपने वो गुरु दक्षिणा दे दी है, या अभी अयोध्या को आगे डेवलप करने का क्या प्लान है, इसे विश्व के पर्यटन मानचित्र में लाने का क्या प्लान अभी आपका है? अयोध्या के साथ हमारा संबंध राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक संबंध है, और उस आध्यात्मिक हमारी एक पवित्र पुरी है, पवित्र आध्यात्मिक नगरी है हमारी, और उस पवित्र आध्यात्मिक नगरी के साथ एक अंतःकरण का भाव हम लोगों के मन में जुड़ा हुआ है। इस पवित्र भावना के साथ हम लोगों का आना जाना होता रहता है। मेरे लिए तिथि महत्वपूर्ण इसलिए भी थी कि मैं आध्यात्मिक रूप से जिस गोरक्षपीठ गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर से जुड़ता हूं, उस पीठ की परंपराएं लगातार अयोध्या के साथ जुड़ी रही हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन 1934 से लेकर के और आज तक कोई भी आंदोलन और कोई भी ऐसा अभियान नहीं रहा होगा जिसमें गोरक्षपीठ की भूमिका न रही हो। किसी भी पूज्य संत से आप जान के पूछिए, उस कालखंड में हर एक यही कहता था, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, रामलला जहाँ पे विराजमान है वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। ये प्रत्येक पूज्य संत की अभिलाषा थी। अंततः मोदी जी के कारण यह सपना साकार हो रहा है। एक कार्य
मेरे लिए आत्मिक संतुष्टि का माध्यम बना। दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या को अयोध्या का गौरव दिलाना है। हमने उस कार्य का शुभारंभ दीपोत्सव के आयोजन से 2017 से प्रारंभ कर दिया, दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में लगभग 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं और अभी कुछ ही दिनों में हम, मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा योजनाओं को वहाँ लागू करने वाले हैं। अयोध्या में चाहे वह रिवर फ्रंट के विकास का हो, सरयू जी बहुत पवित्र नदी है जिसका उल्लेख रामायण में भी और रामचरितमानस में भी जिसका उल्लेख किया गया है। भगवान राम भी जिसकी पवित्रता का उल्लेख करते हुए कभी नहीं गाते, लगातार उनके अपनी सरयू नदी की पवित्रता का उल्लेख सदैव करते हैं। तो सरयू नदी का हो, चाहे अयोध्या की सड़कों का हो, चाहे वह रामायण कालीन परंपरा को वहाँ पर किसी न किसी रूप में प्रस्तुतिकरण का हो, अयोध्या के अंदर एयरपोर्ट के निर्माण का हो, बस स्टैंड के है, जनता की बुनियादी सुविधाओं का है, या फिर वहाँ की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं सभी को हम एक उसके साथ लेने जा रहे हैं। और बहुत बड़ी कार्य योजना वहाँ पे लागू भी हुई है, लागू हम लोग करने भी जा रहे हैं। उसके लिए व्यापक कार्य योजना बन रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी इस संबंध में हम लोगों को प्राप्त हुआ है और हम उसके लिए व्यापक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं और इसको हम बनाएंगे और एक अद्भुत नगरी के रूप में अयोध्या देश और दुनिया के सामने। सवाल भी उठने शुरू हुए, अगर एक भक्त के रूप में आप वहाँ जाते, एक योगी के रूप में जाते, महंत के रूप में जाते, तो लोगों ने कहा कि ये सही होता। प्रधानमंत्री भी अगर एक भक्त के रूप में जाते तो सही होते। आप दोनों संवैधानिक पदों पर थे, एक मुख्यमंत्री था, दूसरा प्रधानमंत्री था। तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर, पार्टियों ने सवाल उठाए कि ये शायद जो एक संवैधानिक रूप से जो पदों में बैठे हुए लोग हैं, वो जो भारत की एक खूबसूरती है शायद वो कहीं जा रही है, या फिर जिस सेकुलरिज्म की वो बात कर रहे हैं वो खत्म हो रहा है। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य केवल एक मंदिर निर्माण का नहीं है। वैसे तो आप देखते होंगे देश के अंदर रोज सैकड़ों मंदिर बनते हैं। क्या हम सब में जाते हैं क्या? ये केवल एक मंदिर नहीं है, एक राष्ट्र मंदिर है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर, उनकी जन्मभूमि पर ये लड़ाई केवल मंदिर की होती तो इसके लिए 76 युद्ध नहीं होते, 3 लाख से अधिक श्रद्धालु शहीद नहीं होता। ये जन्मभूमि है, भगवान राम की जन्मभूमि, और जन्मभूमि का मंदिर है। इसलिए कभी भी हिंदू समाज ने इसको स्वीकार नहीं किया कि एक विदेशी आक्रांता आकर के भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके वहाँ पे गुलामी का एक ढांचा बना दे। ये कभी स्वीकार नहीं किया इस देश ने, इस समाज ने, और कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। एक, जब भी कोई पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए किसी कार्य के लिए मुझे बुलाएंगे, मैं वहां पे जरूर जाऊंगा। और ये वही लोग हैं, विरोध करने वाले लोग, जो राम की वास्तविकता को नकारते रहे हैं, श्री राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते रहे हैं। ये वही लोग हैं और हमें नहीं भूलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी ना कि जब भी कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित होता हो महसूस करता है, तो समझ लो कि उसका अंतिम समय आ गया है। ये वही लोग हैं जो भारत का उत्थान नहीं चाहते हैं। योगी जी, उसी के साथ हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ जुड़ रहे हैं। और राम मंदिर का शुरुआत एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने का एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
योगी जी, वही सवाल फिर से उठाया जा रहा है इन्हीं सवालों के साथ साथ कि योगी जी राम मंदिर के शिलान्यास में गए लेकिन मस्जिद के शिलान्यास में जाने से मना कर देंगे। देखिए, मुझे तो कोई आमंत्रण ही नहीं दिया है। अगर आपके पास आमंत्रण हो तो मुझे दे दे। दूसरा, मैंने आपको बताया ना कि केवल मंदिर नहीं है, ये रामलला की जन्मभूमि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जहाँ पैदा हुए थे वहाँ पर बने हुए उनके मंदिर निर्माण की फिर से भव्य स्वरूप देने की कार्रवाई उस ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण के कार्य के साथ हम लोग गए थे। बाकी तो रोज मंदिर बनते हैं, रोज मस्जिद बनते हैं, रोज बनते हैं। क्या हम हर जगह जाते हैं क्या? न इतना समय है और ना हमें जाना ही चाहिए। ये काम नहीं है हमारा कि हम गली गली इस प्रकार के उसमें वो करते रहें। एक ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा के साथ जुड़ना जिस पर आने वाली पीढ़ी गौरव की अनुभूति कर सके, उस परंपरा के साथ हम लोग जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जारी है ये खास मुलाकात। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जानेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का उनका खास प्लान क्या है। बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ, देखते रहिए जी हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा।
को फॉरवर्ड बाय मुथूट फाइनेंस, गोल्ड लोन इज गुड, इंदिरा IVF, निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र, वीको, विश्वसनीय आयुर्वेद 1952 से, स्पेशल पार्टनर नोवा, ड्रीम ऑफ हेल्दी इंडिया, शुद्ध घी खाएं और इम्यूनिटी बढ़ाएं, और डेटल EV, डिकार्बोनाइज इंडिया। राम जी के साथ साथ राम राज्य भी जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में दो चीज़ें मुझे देखने को मिली और मैं बिल्कुल आपसे साझा करना चाहता हूँ कि दो चीज़ें मेरी आंखों से गुजरी कि एक लड़की जो कि B.Ed का एग्ज़ाम दे रही है, उसके दिल में वॉल की दिक्कत होती है और आप उसकी मदद करते थे। अच्छी खबर राम राज्य की परिकल्पना को साबित कर रही है। दूसरी एक खबर आती है कि एक SDM है जो लोगों को पीट रहे हैं। किस तरह से आप इन चीज़ों को डील करते हैं? बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे में राम राज्य को बनाए रखना बड़ा प्रदेश है तो बड़ा दिल भी होना चाहिए और मजबूती के साथ ऐसी चुनौतियों से जूझने का एक जज्बा भी होना चाहिए। और जब अंतःकरण साफ हो तो जज्बा भी उतना मजबूत होता है। उस बालिका की ओर से एक ट्वीट आया था, मेरे कार्यालय ने मेरे सामने प्रस्तुत किया, हमने तत्काल कार्रवाई की। और ये केवल एक बालिका का एक उदाहरण सामने है। हमारे यहाँ से प्रतिदिन कम से कम 100 ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को, वो किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भाषा का हो, उत्तर प्रदेश का वासी अगर है तो कम से कम 100 ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता प्रतिदिन मिलती है। और बाकायदा पैसा हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल से एस्टिमेट मांग करके वहाँ से फिर पूरा उसका उपचार करके इस कार्रवाई को संपन्न किया जाता है। राम राज्य की अवधारणा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद साकार किया है। जब स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ होता है, लगभग 10 करोड़ लोगों को एक एक शौचालय मिला, 3 करोड़ लोगों को एक एक आवास मिला प्रधानमंत्री आवास योजना में, 4 करोड़ नागरिकों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिले, 8 करोड़ लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन मिले, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला, 15 करोड़ युवाओं को प्रधानमंत्री स्किल मिशन के अंतर्गत मुद्रा योजना का और अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया, 36 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुले। कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान डीबीटी के माध्यम से अगर हम इतनी बड़ी आर्थिक सहायता गरीब तक पहुंचा पाए हैं तो किस प्रधानमंत्री जनधन योजना उसके कारण देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ जोड़ा गया। 1 नेशन 1 राशन कार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। और 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। इसमें किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का क्षेत्र, किसी की भाषा नहीं देखी गई। सबका साथ, सबका विकास। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के संसाधनों पर आपका भी अधिकार है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोदी जी ने नहीं किया जो पहले कांग्रेस कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी मजहब विशेष के लोगों का है। उन्होंने कहा जो भारत का है सबको मिलना चाहिए और सभी लोगों को बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया गया। यही तो राम राज्य है। इसी पे आगे बढ़ते सर। विनय न मानत जलधि जड़ भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। जिस अपराधियों के दिलों में क्या भय योगी सरकार जगह पाई है? क्या जो पुलिस और अपराधियों का भ्रष्टाचार का जो गठबंधन था, जो गठजोड़ था, उसे योगी सरकार खत्म कर पाई है? क्योंकि कुछ मामले पिछले दिनों में ऐसे आए जो कि नहीं आने चाहिए थे। सरकार किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के लिए नहीं, 24 करोड़ जनता की सेवा करने के लिए आई है। हम 24 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं बनाएंगे। लेकिन अगर कोई कानून को ठेंगे में नचाने का प्रयास करेगा, कानून को बंधक बनाने का प्रयास करेगा, तो कठोरता से वहाँ पर कार्रवाई करने में भी हिचकेंगे नहीं। और उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी का राज्य, 24 करोड़ की आबादी है,
और 24 करोड़ की आबादी में आज के दिन पर अगर आप देखेंगे तो अपराध का ग्राफ काफ़ी नीचे यूपी के अंदर है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बेहतर स्थिति में है। आप देख सकते हैं पिछले 3.5 वर्ष के दौरान एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। नहीं तो ये हर तीसरे दिन एक दंगा होता था यूपी में, संपत्तियां जलाई जाती थी, अराजकता का नग्न तांडव होता था। यूपी ने भी करके दिखाया है। निवेश का एक बेहतर माहौल यूपी में मिला है और मजबूती के साथ हम उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या आज के दिन पर हमारे सामने नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरा मन चैन का माहौल है, सुरक्षा का एक वातावरण है, कानून व्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सफलता, निर्माण की सफलता के बाद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के बाद जिन लोगों को एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को भारत की सुख और समृद्धि अच्छी नहीं लगती, वे लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को पचा नहीं पाए, इस युगांतरकारी घटना को पचा नहीं पाए। उनके द्वारा फिर अपनी आदत के हिसाब से जातीय विस्मरण करने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कभी सफल नहीं होने वाला है। वही कह रहे हैं सर, उनका कहना है कि आपके पास राम है तो अब उनके पास परशुराम आ गए। देखिए, राम और परशुराम दोनों तात्विक रूप से दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों ही भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और अवतारों की श्रृंखला की कर्मिक कड़ी है। और मुझे लगता है राम और परशुराम को पहचानना है तो आप तुलसीदास जी को पढ़ लीजिए, संत तुलसीदास। मुझे लगता है कि इन लोगों का जवाब जब पहले ही हमारे एक पूज्य संत तुलसीदास दे चुके हैं तो मुझे इनको जवाब देने की मैं इनको आवश्यकता नहीं समझता कि मैं। राजनीतिक फायदा नुकसान होता है सर। वाल्मीकि से कुछ लोग जुड़ते हैं तो समुदाय की वजह से जुड़ते हैं, पार्टियां जुड़ती हैं। परशुराम को ब्राह्मण मान के उनसे जोड़ा जा रहा है, तो क्या इसका कुछ फायदा नुकसान कुछ होता है? नहीं होने वाला है। हम जानते हैं कि राम को मानने वाले कितने लोग हैं, परशुराम को मानने वाले कितने लोग हैं। जो महापुरुष है वह महापुरुष है, वो किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी भाषा का मोहताज नहीं है, वह सर्वपूज्य है और उनको सभी लोग मान्यता देते हैं। महर्षि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी ऋषि थे। राम को जन जन तक पहुंचाने का युगांतरकारी कार्य अगर किसी एक महापुरुष ने सबसे पहले प्रारंभ किया था तो महर्षि वाल्मीकि से प्रारंभ होता है। तो ये परंपराएं, जिनको भारत की परंपरा के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ भी बोलते रहेंगे। भाई उनके बारे में आप उनके बारे में चर्चा करेंगे तो अनावश्यक अपने समय को बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग ये लोग करते रहेंगे। जनता इनको पहले ठिकाना लगा चुकी है। इनके बारे में चर्चा करके इनके महत्व को बढ़ाने की कोई आवश्यकता आज के दिन पे नहीं है। आप ही की लाइनें हैं, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां गिर गई तो हम पर इल्जाम लगा बेवफाई का। कुछ लोगों ने अपने पैरों से चमन को रौंद दिया और वो रहनुमाई का दावा कर रहे हैं। क्या लखनऊ का असर है? गोरखपुर से योगी जी लखनऊ आए और शायर हो गए। नहीं, ये असर लखनऊ का नहीं है। मैं शेरो शायरी करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस बारे में कहा विपक्ष के उन कृत्यों के बारे में जिन्होंने उत्तर प्रदेश की पहचान को समाप्त कर दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, देश का समृद्धतम प्रदेश था। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की देश की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा थी, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की। ऐसा क्या हो गया कि इन पिछले 7-7.5 दशक के दौरान, इन 73 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 2016 तक आते आते भारत की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 तक आके सिमटना पड़ा था।
इन्होंने उत्तर प्रदेश के चमन को रौंदा नहीं होता, ये प्रति व्यक्ति आय 1/3 पे आके सिकुड़ती नहीं। पिछले 3 वर्ष के दौरान हम लोगों ने मेहनत किया है, प्रयास किया है, आज इसको हम आधे से ज़्यादा लेके गए हैं। और मेरा अनुमान है अगर ये कोरोना कालखंड नहीं आता तो 5 वर्ष के दौरान हम इस प्रदेश को देश की प्रति व्यक्ति आय के बराबर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी पहुंचाते हैं। कोरोना काल पे भी बात करते हैं योगी जी थोड़ा, क्योंकि जैसे ही ये सारी महामारी शुरू हुई, यूपी के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा, दबाव बढ़ने लगा, जगह जगह से प्रवासी मजदूर आने लगे, कई जो जिले थे उनकी हालत खराब होती चली गई, आगरा, गौतम बुद्ध नगर। किस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई, किस तरह से इस महामारी से बचा गया, और अब आगे किस तरह से आप अपने लोगों को सुरक्षित रखने का योजना बना रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की तुलना अगर मैं देश की राजधानी दिल्ली से करूं या अन्य बड़े राज्यों से करूं तो उत्तर प्रदेश सबसे अच्छी स्थिति में है, सबसे बेहतर स्थिति में है। क्या मॉडल था सर? हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है, प्रदेश में जो डेथ रेट है, प्रदेश में जो रिकवरी रेट है, और प्रदेश में जो हमारे पास मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यह किसी से भी कम नहीं है और बेहतर है। हमारी रिकवरी रेट बेहतर है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही पहले कमज़ोर रहा हो लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उसको आगे मेंटेन किया है। डेथ रेट और पॉजिटिविटी रेट देश के इन अन्य राज्यों की तुलना में यूपी के अंदर बहुत अच्छा है। हम लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब भी जो मार्गदर्शन दिया उसको अक्सर से यहां फॉलो किया। जनता कर्फ्यू का रहा हो, लॉकडाउन का रहा हो, उसके बाद फिर आर्थिक गतिविधियों के संचालन का रहा हो, हमारे सामने चैलेंज ज़्यादा थे क्योंकि तबलीगी जमात यहाँ थी। लॉकडाउन के बाद दिल्ली से निकाले गए यूपी और बिहार के लाखों की संख्या में नागरिक थे। इसके बाद माइग्रेंट लेबर थे। कोटा में 12,500 हमारे यहाँ के छात्र थे। प्रयागराज में 15,000 से अधिक प्रतियोगी छात्र थे। इन सबको सुरक्षित पहुंचाने के साथ साथ लगभग 40 लाख लोगों को हम लोग यूपी में लेके आए और उस सब के बावजूद बेहतर परिणाम दे रहे हैं। योगी जी, जब आप मुख्यमंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो बहुत सारे निर्णय ऐसे होते होंगे जिनको आपको पता है कि इनका बहुत बड़ा समाज पसंद नहीं करने वाला या इससे उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो क्या वो निर्णय आप लेते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, छोड़ दीजिए, भले बाद में फायदा हो लेकिन अभी तो चलिए आगे? देखिए, शासन में बैठ करके हम तात्कालिक लाभ ही नहीं देख सकते। प्रदेश के और आने वाली पीढ़ी के हित में कौन से निर्णय लाभकारी सिद्ध होंगे आने वाले भविष्य के लिए, कुछ ऐसे कड़े फैसले भी कभी कभी लेने पड़ते हैं और जहां आवश्यकता पड़ती है उस प्रकार के फैसले लेते हैं, उस प्रकार के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते भी हैं। तो इसके लिए योगी होना फायदेमंद होता है? देखिए, योगी हर व्यक्ति को योगी होना चाहिए, निरपेक्ष भाव के साथ जो कार्य कर सके। जहाँ पे व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने में बिना किसी संकोच के और बिना किसी भेदभाव के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके, हमें बेझिझक उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आखिरी सवाल योगी जी कि उत्तर प्रदेश एक राम राज्य की तरफ आप लेकर जाना चाह रहे हैं, एक सारे जहाँ से अच्छा उत्तर प्रदेश बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या आपका विजन है? क्या आप सोच रहे हैं कि आने वाले चुनाव से पहले एक नया उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बन जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश ने जो कार्य प्रारंभ किए हैं, गांव का हो, गरीब का हो, किसान का हो, नौजवान का हो, महिलाओं का हो या फिर समाज के किसी भी तबके का, उन सब के लिए जितनी योजनाएं केंद्र और प्रदेश की हैं और जिस मजबूती के साथ लागू की गई हैं, वे युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में ही कार्य मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसके लिए बहुत आवश्यक है।
और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही हर जनपद को, हर तहसील को, हर विकास खंड को 4 लेन और 2 लेन के साथ जोड़ना, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ना, हर गांव तक विद्युतीकरण का कार्य संपन्न करना, हर नागरिक को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवा देना, हर गरीब को अपना आवास हो सके, हर गरीब के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय हो सके, हर गांव को हम एक मिनी सचिवालय के रूप में ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शन के साथ जोड़ करके वहां पर लोगों को सभी सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध करवा सकें। ये जहां मजबूती के साथ हुआ है, हमारे पास 24 करोड़ की आबादी है, उस सब के बावजूद हम लोगों ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड के साथ उत्तर प्रदेश को जोड़ा। हमारे पास 80,000 से अधिक राशन की दुकानें हैं और सभी में ई-पॉस मशीन लगी हुई है। हमारे यहाँ का राशन कार्ड धारक देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य में जहाँ पे लोगों ने ई-पॉस के साथ जुड़े हैं वहाँ जाके अपना राशन ले सकता है। ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हर गरीब को, अगर वह वृद्धा महिला है, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला है उसको निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग है दिव्यांगजन पेंशन, कुष्ठ रोग से पीड़ित है कुष्ठावस्था पेंशन, हर एक को उपलब्ध कराने की कार्रवाई यहाँ पर हुई है और इन सभी को हम लोग पहले ही आच्छादित कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर यूथ के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट के भी व्यापक कार्यक्रम को हम लोगों ने लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक, ये इसके साथ जुड़ रहे हैं। तेजी के साथ इन पे कार्य चल रहा है। मेट्रो, जब हम लोग आए थे एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी, आज हमारी 4 सिटी मेट्रो से जुड़ चुकी हैं। 2 पे कार्य चल रहा है इस समय, कानपुर और आगरा में। अन्यों पे भी हम लोग लगातार आगे कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर एयरपोर्ट के बारे में, जब हम लोग आए थे केवल 2 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील थे, आज हमारे 7 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। 1947 से 2016 तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज यूपी में बने थे गवर्नमेंट के, आज हमारे 30 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं यूपी में। ये सरकार की कार्यपद्धति है। खुशहाली नारों से और भाषणों से नहीं आएगी, जमीनी हकीकत को हमें पहचानना पड़ेगा और जमीन पे जाकर कुछ कार्य करना पड़ेगा। इन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ हम लोगों ने लागू किया है और आज वही कारण था कि उत्तर प्रदेश, लोग कहते थे कोरोना में एकदम तबाह हो जाएगा। 40 लाख से अधिक माइग्रेंट लेबर यूपी में आया। हमने स्वागत किया सबका, हमने कहा आप आइए, आपका प्रदेश है। और आज वो प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है, बहुत मजबूती के साथ अपना योगदान दे रहा है। उसको यहीं प्रदेश में काम मिल रहा है। 1,55,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना कालखंड के बाद हम लोगों ने यहाँ पे रोजगार दिया है, सेवायोजन दिया है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ा है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। अभी चलिए सर, चलते चलते सारी विरोधी पार्टियां, सारे लोग आपसे पूछते होंगे योगी जी कितना काम किया, योगी जी क्या काम कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं सर, कितना घंटे सोते हैं आप? देखिए, सोने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, हमारी योग निद्रा है। तो वह जो है योग निद्रा के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, इसलिए हम यहाँ सोने के लिए नहीं आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं और कुछ करके कुछ रिजल्ट दे करके जनता को परिणाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी बातें साझा की और एक उत्तम प्रदेश का जो सपना है किस तरह से आप पूरा करेंगे वो आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा। तो आसान नहीं होता जनप्रतिनिधि बन जाना, नेता बन जाना, आसान बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे सपनों को पूरा करना होता है। जनता के सपने आपके अपने बन जाते हैं। देखते रहिए जी हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा।